क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। बढ़िया है, इजी है, समझते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो पहले लाइफ क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो मतलब लाइफ क्या है या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, इसके बारे में एनसीईआरटी में जो जो पॉइंट हैं उसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। लाइफ अगर कोई ग्रो कर रहा है, कोई हरकत कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, चलना फिरना, तो हम बोल सकते हैं उसके पास लाइफ है। ठीक है, ये तो आपको जो नजर आ रहा है ना बाहर से, वही बोल रहे हो। जैसे कि मूवमेंट, मूवमेंट आप देख रहे हो तो आप ये देख रहे हो कि जिंदा है वो। ग्रोथ आप देख रहे हो, वो ग्रो कर रहा है, जिंदा है वो। ठीक है ना। अच्छा, सो जाते हैं तब भी एक मोमेंट हम एहसास करते हैं, वो है ब्रीथिंग। तो ये विजुअल मोमेंट में आ रहे हैं ना, विजुअल चीजों में आ रहे हैं, देखने वाले से पता चल रहा है ये जिंदा है। कि जैसे स्लीप कर रहे हो तो ब्रीथिंग कर रहे हो आप, तो उसकी नब्ज वगैरह चेक की जाएगी, आँख नाक के सामने हाथ रखेंगे तो पता चला वो सांस ले रहा है, तो वो लिविंग है। लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसकी जिंदगी भी होगी फिर। तो ये सब चीजें आपको विजुअल हो रही है। ठीक है, तो आप विजुअल जो चीज नजर आई ऊपर से, उसके हिसाब से बोल रहे हो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है। ठीक है ना। लेकिन भाई कुछ चीजें ऐसी हैं ना जो जिंदा तो है लेकिन नजर नहीं आती ऊपर से। जैसे कि अब इसमें कैसे बात करेंगे, जैसे प्लांट है एक, प्लांट की कोई मूवमेंट हमें नजर नहीं आ रही लेकिन वो जिंदा है। इसका मतलब है लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, इसको जानने के लिए हमें कुछ और पॉइंट्स जानने पड़ेंगे। प्लांट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये आप बात जानते हैं। वो एक जिंदा प्राणी है, ऑर्गेनिज्म है। तो ये बात आप जानते हैं, तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे कि वो जिंदा है। तो प्लांट के अंदर कुछ रिएक्शंस होती हैं, प्लांट प्रिपेयर फूड। तो इसका मतलब है उसके अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं या मेटाबॉलिक सिस्टम है उसका, कोई मेटाबॉलिक सिस्टम है उसका, मेटाबॉलिक सिस्टम है, तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करेगा। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जैसे एक है फोटोसिंथेसिस होता है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस कर रहा है, अपने लिए भी खाना बनाएगा, दूसरों के लिए भी बनाएगा। इस तरह से पता चलता है वो जिंदा है। तो विजुअल में चलना फिरना, चिल्लाना, ये सारे, जैसे कुत्ता सोया है या उसको आप देखो तो उसका पेट हिल रहा होगा, ठीक है, मूवमेंट कर रहा है उसका शरीर, कुछ ना कुछ हरकत कर रहा है, आप पता चलता है ये जिंदा है या मर गया। ठीक है ना। कोई हरकत ना करे, कोई चीज ना हो, तो समझ जाते हैं कि नॉन लिविंग है। ठीक है। लेकिन प्लांट के अंदर तो ऐसा नहीं हो रहा है विजुअल वाला कुछ, फिर भी तो यहाँ पे पता चलता है कि छोटे छोटे पॉइंट्स को आप नोटिस करो तो बहुत सारी चीजों से पता चल रहा है कि लिविंग क्या है। एक अगर वायरस को देखा जाता है, तो वायरस एक परफेक्ट सेल भी नहीं है। ठीक है ना। वायरस के पास एक जेनेटिक मटेरियल होता है, या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा, ये आप बड़ी क्लासेस में जानेंगे। आरएनए या डीएनए है, ये बाहर एक नॉन लिविंग क्रिस्टल की तरह पड़ा हुआ है। तो ये बाहर तो नॉन लिविंग है, लेकिन जैसे किसी को इन्फेक्शन करता है, किसी के बॉडी के या सेल के अंदर चला जाता है, तो जैसे सेल के अंदर जाता है ये लिविंग एक्टिविटी शो करने लगता है, अपने जैसे बड़े सारे चीजों को बनाने लगेगा, अपने जैसे डीएनए आरएनए बनाएगा, और ये इन्फेक्शन एक सेल से दूसरे सेल के अंदर पहुंचा देगा। तो वायरस को ऐसे भी माना जाता है कि वो अभी भी कॉन्ट्राडिक्शन है कि लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो ज्यादातर अगर देखा जाए तो ऑब्लिगेट पैरासाइट बोलते हैं इसको। ऑब्लिगेट का मतलब हो गया इसको सेल मिलना बहुत जरूरी है, एसेंशियल है। अगर जब तक सेल नहीं मिलेगा हम नहीं बोल सकते लिविंग है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, अपनी जिंदगी में वो कैसे रहेगा, किस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करता है, इन चीजों को जानना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखा जाए तो एक सेल है जो अपना पूरा ध्यान रख सकता है, न्यूक्लियस होता है उसके सेंटर में। अगर न्यूक्लियस नहीं है उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है इसका, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, और सेल ऑर्गेनेली है दूसरी, इसके अंदर राइबोसोम है। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल है, ये यूकैरियोटिक। ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में आते हैं और ये अपना सब ध्यान रखते हैं। ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, जो ग्रोथ शो करेगा। सबसे बड़ी चीज है मेटाबॉलिज्म शो करेगा। मेटाबॉलिज्म यानी सारी केमिकल रिएक्शन जो होती है, फिर रिस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, और फोटोसिंथेसिस जैसे प्लांट वगैरह के केस में, ये सारी चीजें रिप्रेजेंट कर रही हैं कि वो लिविंग है। ठीक है ना।
आप जब जगते हो तो मूवमेंट से पता चलता है, यानी दिखता है कि सामने से ये बंदा ऐसे ऐसे है, ये है, तो मूवमेंट वगैरह जो देख कर पता चलता है उनको बोल सकते हैं। अगर हर एक चीज को डिफाइन करना हो कि आपको देख कर ही डिसाइड करो ये लिविंग है या नहीं है, इससे आप डिसाइड नहीं कर पाओगे। जैसे प्लांट को तो आप बिल्कुल नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि प्लांट ना चलता है ना फिरता है, और ना उसकी आप केमिकल रिएक्शन देख पा रहे हो, ठीक है ना। उसको आप ऑब्जर्व करते हो, ये ग्रोथ हो रहा है, या मान लो एक टाइम पे ग्रोथ रुक जाती है, बड़ा हो जाता है प्लांट, फिर उसके अंदर फ्रूट बन रहा है, ठीक है ना, उसके नए नए लीव्स बन रहे हैं, तो इससे लाइफ पहचानी जाती है, ठीक है ना। तो लिविंग कौन है, नॉन लिविंग कौन है, इससे पहले पैराग्राफ में एनसीईआरटी ने अपने डिस्कस किया है। तो लिविंग वो है जो ग्रोथ, मेटाबॉलिक सिस्टम, एक्सक्रीशन, फोटोसिंथेसिस और सेल की एक्टिविटी बहुत सारी जो शो होती हैं, उन हिसाब से देखते हुए हम बोल सकते हैं लिविंग है। हर एक चीज को विजिबल चीजों से आप डिटेक्ट नहीं कर पाओगे, ऑन द बेसिस ऑफ विजिबिलिटी कि वो एक्सप्रेस करे लिविंग है या नॉन लिविंग है, इससे आप बिल्कुल डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो कौन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, पहले ये जानना जरूरी है, तो हम जानेंगे कि इसके प्रोसेसेस क्या है। चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस, इसके बारे में हमें जानना पड़ेगा कि प्रोसेस है क्या, ठीक ना। तो लाइफ प्रोसेस अब जानने के लिए मैं यहाँ पे एक सेल बना रहा हूँ, सिंगल सेल है, एक सेल है, ठीक है ना। इसका एक न्यूक्लियस है, इसके अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल है, दूसरी सेल ऑर्गेनेली है, जो भी इनकी एसेंशियल ऑर्गेनेली हो सकती हैं सारी, ठीक है ना। यहाँ पे एक और सिस्टम बनाया जा रहा है, एक इंसान जैसा मैंने एक स्ट्रक्चर बना दिया है, ठीक है ना। इसको चीज़ों को ध्यान से समझते हैं, ये गर्दन आ गई, ये इसकी बॉडी पार्ट आ गया, ये इसकी टांगे आ गई, हाथ आ गए, ठीक है ना। तो इस तरह से समझने के लिए, ठीक है ना। अब ये सेल देखा जाए जो यूनिसेलुलर, एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म है तो उसको बोलते हैं यूनिसेलुलर, बहुत सारे सेल वाला ऑर्गेनिज्म है तो उसको बोलते हैं मल्टीसेलुलर। दोनों ही एग्जांपल हैं यूकैरियोटिक सेल्स के, मतलब इनका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, इसमें ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर काम करते हैं, उसको टिश्यू बोलते हैं। इसमें आपको दिखेगा टिश्यू काम कर रहा है, और बड़े सारे टिश्यू मिलके फिर ऑर्गन बना रहे हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम काम कर रहा है, ठीक है ना। ये सारी चीजें इनकी बॉडी में काम कर रही हैं। इसके अंदर एक सेल ही सारा प्रोसेस को मेंटेन करेगा। अब लाइफ प्रोसेस, लाइफ को चलाने के लिए जो प्रोसेस किए जाएंगे, चाहे ये हो चाहे ये हो, दोनों ही चल फिर रहे हैं या नहीं उसके हिसाब से नहीं। जैसे इसको न्यूट्रिशन चाहिए, खाना चाहिए, फूड चाहिए, एनर्जी चाहिए, और मैक्सिमम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको एनर्जी प्रोवाइड होती है कार्बन कंपाउंड्स के फॉर्म में। डिफरेंट डिफरेंट कार्बन के कंपाउंड्स को वो कंज्यूम करते हैं और उससे वो एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि कोई कार्बन का सोर्स इन्होंने खा लिया, कार्बन का सोर्स खा लिया, हो सकता है ये ग्लूकोज हो या इसके लिए कोई और सोर्स हो, ठीक है ना। ग्लूकोज, इसने भी ग्लूकोज इंटेक किया। अब ग्लूकोज क्या डायरेक्टली थोड़ी खाते हैं, इस इंसान को देखा जाए तो ये इंसान पहले अलग अलग तरह के फूड खाएगा, गुलाब जामुन खा लेगा, चावल खा लेगा, दही खा लेगा, ऐसे हजारों और मीट वगैरह खा लेगा, प्रोडक्ट हैं जो कंज्यूम करके अपनी न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करता है, यानी अपने फूड से फिर लास्ट फाइनल प्रोडक्ट ग्लूकोज अपनी बॉडी को और कुछ एसेंशियल विटामिन मिनरल्स प्रोवाइड करता है। ये वाला देखा जाए तो ये ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करेगा, या कोई भी फूड पार्टिकल को इसने खा लिया, हो सकता है फूड पार्टिकल हो छोटा सा, उसको कंज्यूम करेगा और उसको डाइजेस्ट करेगा, फिर डाइजेस्ट करने के बाद उसको एक्सक्रीट कर देगा। यानी इसने क्या किया, फूड का इंटेक किया, इसको बोल सकते हैं कि खाने को न्यूट्रिशन इसने प्रोवाइड कर ली अपने आप को, न्यूट्रिशन एक प्रोसेस हो गया, दोनों में हो रहा है, ठीक है। इसमें एक ही सेल कर रहा है, इसमें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कर रहा है, इसके में बड़ा सारा सिस्टम मिलके काम करेगा, वही जो एक छोटा सा सेल सिंपल कर गया, क्योंकि एक सिंपल सेल है ना, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। इसके अंदर न्यूट्रिशन का सिंपल प्रोसेस है कि खाना मिला उसको खींच लिया अंदर, इंडोसाइटोसिस बोल सकते हो। इसको तो भाई मेस्टिकेट करना है, च्यू करना है, खाना है, चबाना है, फिर उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर मूव करना है, डाइजेशन करने के बाद ग्लूकोज सप्लाई देना है अपने खून के अंदर। तो न्यूट्रिशन दोनों के अंदर आ गया समझो। फिर उसके बाद इसका न्यूट्रिशन अंदर जैसे गया, न्यूट्रिशन मिल गया, अब उसको हमें बॉडी में सर्कुलेट कराना है। इसका तो सिंगल सेल है, सर्कुलेट कराने की जरूरत नहीं, सबको यहीं पे मिल जाएगा, बट इसका कॉम्प्लेक्स है, उसको पूरे बॉडी में सर्कुलेट करवाना है। तो यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम होना चाहिए यहाँ पे, सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम आ गया इधर, तो इधर सर्कुलेटरी सिस्टम मिल जाएगा।
फिर डाइजेस्ट करने के बाद फूड जो अन मतलब वांटेड प्रोडक्ट्स हैं उसमें वेस्टेज है, उसको तो बॉडी से बाहर करना है ना, ये टॉक्सिसिटी बढ़ेगी तो बॉडी से बाहर करने को बोलते हैं एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन भी करेगा ये, तो एक्सक्रीशन एक प्रोसेस आ गया। और डाइजेशन कर रहा था, खाना गया तो एकदम से बिल्कुल थोड़ी मिल गया उसको, आप पहले मुंह से चबा चबा के तोड़ते हो, फिर उसके बाद उसका आगे फर्दर ब्रेक डाउन होगा, तो यहाँ पे फिर एक आपको प्रोसेस और करना पड़ेगा, यानी डाइजेशन। डाइजेशन करना पड़ा उसका, डाइजेशन किया, और डाइजेशन करने के बाद जो आपकी बॉडी में ग्लूकोज मिलता है वो फिर हर एक सेल को मिलता है, लेकिन सेल उसको यूटिलाइज तभी करेगा जब ऑक्सीजन हवा में उससे बॉडी के अंदर जाएगा, हवा से उसकी बॉडी के अंदर जाएगा ऑक्सीजन। तो भाई डाइजेशन के बाद जो मेन प्रोसेस होता है ना ग्लूकोज के डाइजेशन के लिए, वो ऑक्सीजन की जरूरत है। तो ऑक्सीजन का इंटेक करेंगे, फिर ये उसका क्या करता है, डाइजेशन करता है, यानी इस प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पायरेशन। तो रेस्पायरेशन एक प्रोसेस आ गया। अब जो हमारी बॉडी है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में एक तो कि स्टूल पास करते हैं, वेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल या इनऑर्गेनिक मटेरियल जो भी अनडाइजेस्टेड या पूरा डाइजेस्टेड प्रोडक्ट है वो रिमूव होगा एनएस के थ्रू, वो हो गया। एक होगा जो टॉक्सिक सब्सटेंस ब्लड के अंदर गया है जो हमें नहीं चाहिए, मान लो ग्लूकोज चाहिए था लेकिन और भी ऐसे जो चीजें हैं चली गई बॉडी के अंदर, एक्सेस ऑफ अमाइनो एसिड चला गया है, अब उसकी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं है, या वही और टॉक्सिक सब्सटेंस है चला गया है, तो उसको साफ करने का काम एक्सक्रीशन करेगा ना। उसी एक्सक्रीशन में हमारे किडनी वगैरह का आ जाएगा फंक्शन, तो किडनी भी एक प्रॉपर फंक्शन कर रहा है। तो फिर आगे जब इसको बच्चे पैदा करने हैं तो एक और प्रोसेस चाहिए लाइफ को चलाने के लिए, ताकि एक जब ऑर्गेनिज्म मर जाएगा तो दूसरा ऑर्गेनिज्म जिंदा रहे, तो उस दूसरे ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए एक प्रोसेस और चाहिए, तो उसका क्या नाम है, रिप्रोडक्शन। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एक प्रोसेस है, ये और डाइजेशन रेस्पायरेशन एसेंशियल प्रोसेस में आते हैं। रिप्रोडक्शन चलो नहीं करेगा तो जनरेशन आगे नहीं मूव करेगी, बट जिंदा तो रहा ना वो, अपनी लिविंग जो भी एक जिंदगी थी, एक लाइफ थी, उसको जी के खत्म करेगा वो। तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है हमारे आसपास इन्वायरमेंट में या हमारी बॉडी के अंदर लगातार सप्लाई होती है एनर्जी की। अब हमारा जो पूरा अर्थ है वो सप्लाई लेता है सन से, एनर्जी का मेन सोर्स है पूरे अर्थ का क्या, सन। और हम लोग भी कांस्टेंट सप्लाई ले रहे हैं प्लांट से, एनिमल से, प्लांट से या एनिमल से ले रहे हैं, ठीक है ना, एनिमल से लेंगे। प्लांट को कैप्चर करना है सनलाइट, और सनलाइट को कैप्चर करेगा कोई एनिमल, हम प्लांट भी खाते हैं और हम एनिमल भी खाएंगे। वेजिटेरियन लोग, शाकाहारी लोग प्लांट खाते हैं, और जो एनिमल खा रहे हैं वो है कार्निवोरस, और हम तो ज्यादातर कैसे कैटेगरी में आते हैं, ओमनिवोरस, यानी दोनों चीजें खाते हैं। तो जो ओमनिवोरस हैं उनके लिए मतलब डाइजेशन में दोनों में दिक्कत नहीं होती, दोनों चीजें खाते हैं वो, क्योंकि हम फूड प्रॉपर कुक करके खाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट सप्लाई है एनर्जी का, वो है सन। हमारी बॉडी खुद बना लेती तो चलो इतना ज्यादा ये सब चीजें प्रोसेस नहीं करना पड़ता, बट हमारी बॉडी खुद नहीं बना रही, हमें कंजप्शन करना है, फिर डाइजेशन करना है, एक्सक्रीशन करना है, ये सारे प्रोसेस होने हैं, ग्रोथ होनी है, फिर आपको ये सारी चीजें होती हैं हमारी लाइफ में। अब यहाँ पे एनसीईआरटी कुछ अच्छे से क्वेश्चन राइज करने वाली है, उसको आप समझो और जानने की कोशिश करें। क्या है, कह रहा है क्यों जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को डिफ्यूजन जो है ज्यादा सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकता या ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड कर पाता। डिफ्यूजन प्रोसेस से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्यों जो है ऑक्सीजन इंटेक नहीं करते, जैसे एक यूनिसेलुलर ले रहा है, इसी तरह से ये इंसान क्यों नहीं कर पा रहा है इतना सब कुछ, ठीक है ना, ये कोई भी जानवर है, तो ये क्यों इंटेक नहीं कर पा रहा है। देखो हमारी बॉडी के अंदर जो है सेल्स होते हैं और बाहर भी सेल्स होते हैं, मतलब जो अंदर हार्ट है उसको भी सेल चाहिए, लीवर, किडनी, इन सबको अंदर भी सेल है, अंदर भी ऑक्सीजन सप्लाई देना पड़ेगा। तो हमारी बॉडी के अंदर वो सप्लाई फुलफिल नहीं कर सकती डिफ्यूजन, लेकिन एक यूनिसेलुलर की बात करें तो उसका पूरा सेल हवा में एक्सपोज्ड है, उसको प्रॉपर सप्लाई मिल जाती है। क्या लिखोगे,
मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के इनर वाले सेल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, या कुछ ऐसे सेल्स हैं जहां पे ऑक्सीजन नहीं जा सकता डायरेक्टली, तो इसलिए इनको एक अलग से सिस्टम ब्रीथिंग का बनाना पड़ा, रिस्पायरेटरी सिस्टम। दूसरा एक और लॉजिक बता सकते हैं, डिफ्यूजन एक स्लो प्रोसेस है। अगर आपको मान लो 1 मीटर भी अगर मूव कराना है गैस को या कोई भी चीज को, तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। हो सकता है ये 5-6 दिन या 5-6 महीने लग जाए, ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए ये डिफ्यूजन वाला प्रोसेस इतना आसान नहीं है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी क्राइटेरिया से आप ऑर्गेनिज्म को लिविंग करो पहचानोगे कि लिविंग है या नॉन लिविंग है, लाइव है या अलाइव है। सिंपल मैंने बताया था, ग्रोथ कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, या मान लो किसी एक प्लांट की बात करो फोटोसिंथेसिस, मेटाबॉलिज्म है कि नहीं, ठीक है, यंग वंस यानी रिप्रोडक्शन वगैरह कर पा रहा है कि नहीं, ये सारे प्रोसेस से आप लिविंग ऑर्गेनिज्म पहचान सकते हो, ठीक है ना। सबसे बड़ी चीज है इसमें जो मेटाबॉलिज्म, केमिकल रिएक्शन जो दिखाई भी नहीं पड़ती, लेकिन अगर वो हो रही तो वो जिंदा है, अदरवाइज बोल सकते हैं कि नॉन लिविंग है। कि कौन से आउटसाइडर रॉ मटेरियल है जो ऑर्गेनिज्म यूज करता है, ये सवाल है तीसरा इन टेक्स्ट का। तो हम कौन से रॉ मटेरियल यूज करते हैं, ऑक्सीजन यूज करते हैं, ठीक है ना। प्लांट होगा तो CO2 यूज करेगा, वाटर यूज करेंगे, और हम क्या यूज करेंगे, फूड हमें चाहिए, ग्लूकोज, हम उसको इनटेक करते हैं। बड़े सारे फॉर्म्स में हम चीजों को कंज्यूम करते हैं। हमारी बॉडी में कुछ एसेंशियल विटामिन है जो धूप से मिलती है, यानी सनलाइट भी हमें चाहिए, विटामिन डी। तो इस तरह से हम रॉ मटेरियल, अगर इंसान के बारे में, एनिमल के बारे में बोलेगा तो ऐसे बताना है आपने कि फूड, ऑक्सीजन और सनलाइट, ठीक है ना, ये प्रॉपर उसको चाहिए, वाटर चाहिए। और अगर आप प्लांट बोल रहे हो तो उसको सनलाइट, वाटर, CO2 और मिनरल न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ठीक है ना, हमें भी मिनरल न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो अगला क्वेश्चन है कि व्हाट एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस अकर इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में कौन से एसेंशियल प्रोसेस होते हैं। तो हमारी बॉडी में एसेंशियल प्रोसेस कौन सा होना है, जो होना ही चाहिए, रिप्रोडक्शन एसेंशियल नहीं है, मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी में होने चाहिए। केमिकल रिएक्शंस नहीं होंगी तो जो भी आप खाते पीते हो उसका डाइजेशन नहीं हो सकता, उससे आपको एनर्जी नहीं मिल सकती। और हमारे अंदर क्या होगा, ग्रोथ भी हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, रिपेयरिंग, मेंटेनिंग हमारे सेल्स की, जो भी हमारे सेल्स इंजरी में हुए हैं, डेड हुए हैं, मरे हैं, उनको रिपेयर करके रिप्लेस करना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद देखा जाए तो एसेंशियल प्रोसेस में ब्रीथिंग बहुत जरूरी है, एक्सक्रीशन बहुत जरूरी है, और न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है। तो ये प्रोसेस है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल है।